गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डे 1 में हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देखा था। रिसर्च का मीनिंग क्या होता है और उसकी 12 इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स को हमने देखा था। आज है हमारा डे 2 और एक दिन में हम एक टॉपिक को फिनिश करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा हायर एजुकेशन यूनिट में से एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे थ्योरी बन सकते हैं उस थ्योरी को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चाहे हमको टाइम 30 मिनट लगे या 40 मिनट या 15 मिनट, हम एक टॉपिक को एक दिन में कंप्लीट करेंगे। आज है हमारा डे 2 और डे 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो हम प्लेलिस्ट बना देंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको वो नज़र आ जाएगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हायर एजुकेशन पेपर 1 यूजीसी नेट जून 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और ये यूनिट नंबर 10 की पहली क्लास है, लेकिन डे 2 की ये क्लास है। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, और एक और बात हम पहले ही यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, ये नोट्स इंग्लिश लैंग्वेज में भले ही हो लेकिन हिंदी मीडियम में भी हम इनको डिस्कस करेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश का तो यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं रहेगा, बल्कि हम दोनों लैंग्वेज को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, एजुकेशन शिक्षा सिस्टम प्रणाली। तो प्राचीन समय में शिक्षा कैसी होती थी उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो अब हम शुरू कर लेते हैं हमारा टॉपिक हायर एजुकेशन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो प्राचीन समय में जो एजुकेशन थी, एजुकेशन इन इंडिया डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स। जो हमारे इंडिया की एजुकेशन थी उसको 4 या 5 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का मतलब होता है वैदिक काल, और वैदिक काल को भी आगे 2 भागों में बांटा जाएगा, वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसको हम कहते हैं वैदिक पीरियड। और जैसे 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये भी समय है, लेकिन हम 1000 से ही मानना शुरू करेंगे क्योंकि एजुकेशन इसी समय शुरू हुई थी। बुद्धिस्ट पीरियड, बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध काल। बौद्ध काल में शिक्षा शुरू हुई थी 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक या 1200 एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बीसीई से इसको डिनोट करते हैं। मेडिवल, मेडिवल का मतलब है मध्यकाल। मध्यकाल में भारत पर मुसलमान या मुगलों का अधिकार था, तो यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन दी जाएगी 1100 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक। फिर आ जाएगा प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों के द्वारा जितने भी अधिनियम लाए गए 1857 से लेकर 1947 तक, जितने भी सुधार किए गए शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे में काले मिनट आया, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच आया था, तो वो सभी आए वो प्री इंडिपेंडेंस में आ जाएंगे। और पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें क्या आ जाएगा, आज़ादी के बाद जितने भी आयोग बने उन सभी आयोगों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा आज का टॉपिक वैदिक पीरियड या एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का ही रहेगा। तो इन 3-4 भागों में हम बांट सकते हैं, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, मेडिवल पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो हमारा वैदिक पीरियड है। वैदिक काल में सभा और समिति होती थी। जैसे हम प्री वैदिक पीरियड देखें, पूर्व वैदिक सभ्यता, तो इसमें सभा और समिति 2 संस्थाएं होती थी और इसमें एजुकेशन इगैलिटेरियन होती थी, यानी कि एजुकेशन यहाँ पर सबको दी जाती थी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। जैसे समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और महिलाएं। महिलाओं को भी और चारों वर्णों को यहाँ पर सबको एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में वर्ण सिस्टम जब यहाँ पर आ गया था तो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें से 3 वर्णों को ही एजुकेशन दी जाती थी, शूद्रों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी पोस्ट वैदिक पीरियड में। अब हम देख लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं। तो उस समय होता था गुरुकुल,
यानी कि जैसे आजकल हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं या स्कूल में क्लास लेते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उस समय गुरुकुल होते थे जहाँ पर गुरु के घर पे ही स्टूडेंट्स को रहना होता था और वहीं पर स्टूडेंट्स रहते थे। रेजिडेंशियल सिस्टम होता था, जैसे हॉस्टल में रहते हैं वैसे वहीं पर रहना पड़ता था। हाउस होल्ड कोरस, हाउस होल्ड चोरस या कोरस, इसका मतलब क्या है? तो इसमें हाउस होल्ड जो घर के काम होते थे, टीचर के घर के काम, वो बच्चे खुद ही करते थे ताकि बच्चे सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बन सकें। जैसे उनको भिक्षा मांगने के लिए भी कहा जाता था। भिक्षा मांगने के लिए क्यों कहा जाता था? उस प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के बच्चे वहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, लेकिन उनको भिक्षा मांगने के लिए इसलिए कहा जाता था ताकि उनका ईगो नष्ट हो जाए, ईगो का अंत हो जाए। जो लास्ट में गुरु दक्षिणा होती थी, गुरु दक्षिणा देना स्वैच्छिक होता था। अगर स्टूडेंट्स चाहें तो गुरु दक्षिणा दे सकते थे, अन्यथा नहीं। और प्राचीन समय में शिक्षा के लिए कोई भी फीस नहीं लगती थी। टीचिंग जो होती थी, जो पढ़ाई होती थी, वो केवल संस्कृत भाषा में ही होती थी और गुरु का दर्जा सर्वोपरि माना जाता है। तो गुरु का दर्जा सर्वोपरि था प्राचीन समय में। टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान होता था, ज्ञान दो प्रकार का होता था। तो दो प्रकार के कौन कौन से ज्ञान होते थे? तो एक ज्ञान होता था पार विद्या, पार विद्या, और एक होता था अपार विद्या। पार विद्या का मतलब क्या है? जैसे हमारा जो संसार है, संसार को पार लगाने वाले, संसार रूपी जो समुद्र है उसको पार लगाने वाले ज्ञान को कहते थे पार विद्या। जैसे हायर नॉलेज होती थी, स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक ज्ञान होता था उसको बोलते थे पार विद्या। और अपार विद्या बोलते थे लोअर नॉलेज। लोअर नॉलेज जैसे सेकुलर साइंस होते थे या कोई ज्ञान की बातें हो गई। तो जैसे आजकल हम जो भी साइंस से रिलेटेड पढ़ते हैं उसको उस समय लोअर नॉलेज के नाम से जाना जाता था। फिर है थ्री फोल्ड प्रोसेस ऑफ साधना। जो साधना होती थी, साधना के तीन फोल्ड प्रोसेस होते थे, तीन महत्वपूर्ण साधन होते थे साधना के। तीन तरीके से हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना, हियरिंग फ्रॉम द गुरु, गुरु से सुनना। फिर होता था मनन, मनन का मतलब होता है सोचना, रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट्स हर्ड फ्रॉम द गुरु। यानी कि जब जो भी बात गुरु ने बोली है, उसको जो भी सुनी है उसको रिफ्लेक्ट करना या उससे उसमें जो भी डाउट है उनको रिमूव करना, डाउट्स को क्लियर करना। फिर होता है निध्यासन। निध्यासन होता है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है स्टूडेंट्स ने, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना, प्रैक्टिकल उनको लागू करना। तो ये होता है निध्यासन। तो तीन प्रकार की साधना की प्रक्रिया है जो है SMN से रिलेट करके हम इनको याद कर सकते हैं। श्रवण, मनन और निध्यासन। श्रवण का मतलब होता है सुनना, मनन का मतलब होता है चिंतन करना, जो भी गुरु ने बताया है उसको सोचना और जो भी डाउट रह गए उनको क्लियर करना। निध्यासन का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज में उसको लागू करना, जो भी ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम डेली अब UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड क्लास लेकर आएंगे। तो प्राचीन समय में चार वेद होते थे। चार वेद कौन से हैं? और SY से इनको याद कर सकते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद था, इसमें 1028 सूक्त थे, 10,562 ऋचाएँ होती थी। और यजुर्वेद के दो हिस्से होते थे, एक होता था कृष्ण पक्ष, कृष्ण, और एक शुक्ल, दो यजुर्वेद होते थे। सामवेद को म्यूजिक का जनक माना जाता है। सामवेद संगीत के जनक के रूप में इस वेद को जाना जाता है। अथर्ववेद, इसमें मैजिकल फार्मूलाज और स्पेल्स होते थे, जो जादू टोनों से संबंधित होते थे, वो सभी अथर्ववेद में ही होते थे। अब हम देख लेते चार उपवेद। प्राचीन समय के चार उपवेद भी थे, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद और गंधर्व वेद। अगर हम देखें, जैसे चार वेद थे, चार उपवेद थे, पुराणों की संख्या कितनी थी? पुराण थे 18 और सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। उपनिषदों की संख्या थी 108 और वेदांगों की संख्या ये थी 6।
तो इतना भी हमको पता होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं वेदांग कौन कौन से होते हैं। तो वेदांगों की संख्या होती है 6। और तो पहला वेदांग है व्याकरण, जिनको वेदों का फेस या मुख बोलते हैं। ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, जिसको वेदों की आंख बोलते हैं। निरुक्त, निरुक्त को वेदों के कान बोलते हैं। शिक्षा नाक को बोलते हैं। छंद, छंद पैर को बोलते हैं। और हम इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, छंद, तो छन छन पायल, जो पायल होती है पैर में ही होती है और वो छन छन बोलती है। तो छन से हो गया छंद, और पायल पैर में ही पहनते हैं। तो छंद वेदों के पैर कहलाते हैं। और कल्प, कल्प का मतलब होता है रिचुअल्स, और रिचुअल्स किससे किए जाते हैं, हाथ से ही हम उनको करते हैं। तो हाथ हो गया, तो ऐसे रिलेट करके हम इनको याद कर सकते हैं। फिर है ब्राह्मणास, ब्राह्मणास का मतलब होता है ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ इनका मतलब होता है सेक्रीफाइस या बलिदान। तो बलिदान इनका अर्थ होता है। और वेदों को साधारण भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए इनको इनकी रचना की गई थी। और ये रिचुअलिस्टिक हैं, प्रकृति में ये कर्म कांड रूपी हैं। जैसे धार्मिक कर्म कांड होते हैं वैसे प्रकृति में ये मिलते हैं। फिर है अरण्यक, अरण्यक, अरण्यक का मतलब होता है जंगल। जंगलों के अंदर जो पुराने समय में शिष्य होते थे, गुरु होते थे, जंगलों के अंदर ही ज्ञान देते थे, तो वहीं पर इनको बोला गया अरण्यक। फिर है उपनिषद, उपनिषद दो शब्दों के मेल से बना है, उप और निषद। उप का मतलब होता है समीप, और निषद का मतलब होता है निकट, यानी कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। गुरु के समीप बैठकर जब शिष्य अपना शिक्षा लेते थे तो उसको बोला गया उपनिषद। और ये सबसे पुराना उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। अगर हम प्राचीन समय की शिक्षा व्यवस्था देखें तो उस समय जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य होते थे। और 4 मुख्य लक्ष्य ये कौन कौन से होते थे, सबसे पहला होता था मोक्ष, जो आज के समय में सेकेंडरी गोल बन चुका है, सबसे लास्ट बन चुका है। लेकिन पहले होता था ये प्राइमरी गोल, सबसे पहला लक्ष्य होता था मोक्ष प्राप्त करना। फिर दूसरा होता था धर्म। फिर तीसरा होता था काम, काम का मतलब होता है प्लेजर, सुख सुविधाएं हासिल करना। और लास्ट होता था अर्थ, अर्थ का मतलब होता है सिक्योरिटी, अपनी रक्षा करने के लिए धन एकत्रित करना वगैरह। ये सबसे लास्ट होता था। और ये 3 होते थे सेकेंडरी गोल, द्वितीयक जो हमारे गोल होते थे वो। और प्राइमरी प्राथमिक लक्ष्य होता था हमारा मोक्ष प्राप्ति का। लेकिन अगर आज के समय के अकॉर्डिंग देखें तो मोक्ष हमारा सबसे लास्ट लक्ष्य हो गया, सबसे पहला हो गया अर्थ, यानी कि धन प्राप्त करना हमारा पहला लक्ष्य हो गया है। तो 4 गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, पहला था मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ। 2 क्लासेस ऑफ एजुकेटेड वीमेन, जो उस समय की प्राचीन भारत में जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी वो भी 2 प्रकार की होती थी। 2 प्रकार की कैसे, एक होती थी सद्योदवाहा, सद्योदवाहा ये क्या होती थी, ये विवाह तक पढ़ाई करती थी। कुछ महिलाएं होती थी वैदिक काल में जो विवाह होने तक पढ़ती रहती थी और विवाह के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ देती थी। एक होती थी ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी क्या होती थी, हायर एजुकेशन के लिए वो विवाह का ही त्याग कर देती थी। यानी कि वो विवाह ही नहीं करती थी बल्कि पढ़ती ही रहती थी जीवन भर, कुंवारी रहती थी, विवाह नहीं करती थी, विवाह का त्याग कर देती थी पढ़ाई करने के लिए ताकि वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। और कुछ महिलाएं थी वैदिक काल में, जैसे 1500 से लेकर 1800 ईस्वी तक, 1500 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक कुछ महिलाएं थी, जैसे लोपामुद्रा, मैत्री, घोषा और अपाला, ये थी सद्योदवाहा। और गार्गी, गार्गी थी ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी का मतलब होता है कि इन्होंने पढ़ाई हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए विवाह का त्याग किया था। तो अगर हम भविष्य में ये पूछें कि सद्योदवाहा और ब्रह्मवादिनी में क्या अंतर है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 16 संस्कार। 16 संस्कार में से जो हम मानते हैं कि हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि एक व्यक्ति के 16 संस्कार होते हैं, गर्भधारण से लेकर अंतिम संस्कार तक टोटल 16 संस्कार होते हैं और ये संस्कार सभी व्यक्ति करते हैं।
और जो हमारे वेद हैं, वेदों में भी हमारे 16 संस्कारों का जिक्र मिलता है और 16 में से 9 संस्कार हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं। और हम पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन में एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे संस्कार हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो हम कुछ इम्पोर्टेंट संस्कार को देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा है उनको हम GPS से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले गर्भाधान, गर्भाधान सेरेमनी। इसमें बच्चा गर्भ धारण करता है, बच्चे की माँ गर्भ धारण करती है, तो यहीं से पहला संस्कार शुरू हो जाता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। फिर होता है पुंसवन। पुंसवन दूसरा संस्कार है। मेंटल डेवलपमेंट ऑफ बेबी इन द वॉम्ब ऑफ मदर। माँ के जो गर्भ में बच्चे के अंदर मेंटल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं पुंसावन। फिर होता है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन होता है जैसे चौथे महीने, छठे और 8वें महीने में जब बच्चे को कंसीव करने में 8 महीने, 6 महीने या 4 महीने रह जाए, तब एक संस्कार किया जाता है जिसको बोलते हैं सीमांतोन्नयन। नेक्स्ट संस्कार है जातकर्मा। जातकर्मा क्या होता है? बेबी को दोषों से बचाने के लिए ये किया जाता है। फिर है नामकरण। नामकरण जन्म पत्रिका के हिसाब से बच्चे के 11वें दिन, बच्चे के जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है, यानी कि बच्चे का एक नाम रखा जाता है कि बच्चे का नाम क्या होगा। तो इसको बोलते हैं नामकरण संस्कार। नेक्स्ट है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब क्या होता है? गो आउट। गो आउट का मतलब क्या होता है? घर से बाहर लेकर जाना। जो भी पहले बच्चे पैदा होते थे घर के अंदर ही पैदा हो जाते थे, तो उनको 4 महीनों तक घर के अंदर ही रखा जाता था। 4th मंथ फ्रॉम द बर्थ, जन्म के 4थे महीने उनको घर से बाहर निकाला जाता था, जिसको बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। फिर 7वां संस्कार है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार, गिवन फूड फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता था यहाँ पर। इससे पहले बच्चे को माँ का दूध ही पिलाया जाता था, लेकिन इस संस्कार के तहत पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता था, उसको बोलते हैं अन्नप्राशन। विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार एजुकेशन फॉर्मली स्टार्ट हो जाती है। जैसे अब LKG में, UKG में बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही प्राचीन समय में विद्यारंभ संस्कार से एजुकेशन को स्टार्ट माना जाता था ऑफिशियली तरीके से। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम चर्चा भी करेंगे कि 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य, जिसमें वैदिक काल के अंदर एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी जाती है, तो 25-25 के 4 चरण माने जाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें बच्चा शिक्षा को ग्रहण करता है। फिर है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में बच्चा शादी करता है और अपने घरेलू जीवन को व्यतीत करता है। फिर है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम होता है 51 से लेकर 75 साल तक की उम्र में, तो व्यक्ति वनों के और अग्रसर होता है। फिर 75 से लेकर 100 साल तक होता है संन्यास। तो सन्यासी की तरह जंगलों में भटकता रहता है और मोह माया से दूर हो जाता है। तो ये वैदिक काल के अनुसार है, और यहीं से उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य आरंभ हो जाता है। और उपनयन संस्कार में जो बच्चा होता है, बच्चे का दूसरा जन्म होता है या यज्ञोपवित्रा, इसी को बोलते हैं द्विज, यानी कि रीबर्थ या ट्वाइस बोर्न बच्चे का माना जाता है कि बच्चे का यहाँ से दूसरा जन्म हुआ। और बच्चे को यहाँ मैनस की ओथ या शपथ दिलाई जाती है कि मैं वेदों को पढ़ूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और जो बच्चा होता है, बच्चे को यहाँ पर सावित्री पतिता, सावित्री पतिता के नाम से बच्चे को यहाँ पर जाना जाता है। और प्राचीन समय में हमने देखा था, शुरू में जब हमने क्लास को स्टार्ट किया था, कि वैदिक काल के अंदर सभी को शिक्षा मिलती थी। सभी को, यानी कि लड़कों और लड़कियों को शिक्षा मिलती थी, और लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था। लेकिन आगे चलकर पोस्ट वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में चलकर, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे, उनको शिक्षा मिलती थी, और शूद्र होते थे उनको शिक्षा मिलनी बंद हो गई थी। और जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को 16 वर्ष में ही उपनयन संस्कार करवा दिया जाता था। क्षत्रियों को 22 साल की उम्र में और वैश्यों को 24 साल की उम्र में उपनयन संस्कार करवाया जाता था, और इसके बाद ये अपनी शिक्षा की शुरुआत करते थे।
तो इस प्रकार हमको इनकी उम्र ध्यान रखनी है। जैसे ब्राह्मण 16 साल की उम्र में इनका उपनयन संस्कार होता था, क्षत्रियों का 22 साल की उम्र में, वैश्य का 24 साल की उम्र में। और उपनयन संस्कार के दौरान जो बच्चा होता था उसको सावित्री पतिता के नाम से जानते थे। नेक्स्ट संस्कार है मेध ज्ञान। मेध ज्ञान होता है सावित्री व्रत इसमें होता है ताकि मेमोरी, जो हमारे याद करने की क्षमता है, इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता हमारे अंदर आ जाए। फिर है उपकर्मा संस्कार। उपकर्मा संस्कार क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन। जैसे अब एकेडमिक सेशन हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, और एकेडमिक सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। और उस समय जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता था, श्रावण पूर्णिमा लगभग जुलाई अगस्त में स्टार्ट होता था। जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें, कॉलेजों में स्कूल का तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है सेशन, लेकिन कॉलेजेस में जुलाई में एडमिशन होते हैं और अगस्त में सेशन स्टार्ट होता है। तो अगस्त यानी कि श्रावण पूर्णिमा को ही अब भी सेशन स्टार्ट होता है। और जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है उसको उपकर्मा संस्कार बोलते थे। नेक्स्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन संस्कार, इसमें क्या होता है? तो उत्सर्जन संस्कार में होता है एकेडमिक सेशन का एंड होना। तो एकेडमिक सेशन जब एंड हो जाता था तो उत्सर्जन संस्कार होता था। तो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने को बोलते थे उपकर्मा, और एकेडमिक सेशन एंड होने को बोलते थे उत्सर्जना या उत्सर्जन बोलते थे। नेक्स्ट है समावर्तन। समावर्तना संस्कार। समावर्तना संस्कार ये कॉन्वोकेशन रिचुअल या दीक्षांत समारोह को बोलते थे। जब स्टूडेंट पहली बार स्कूल में जाता है तो ऑफिशियली एजुकेशन स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। और जब एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है, एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने को बोलते हैं उपकर्मा। और जब एकेडमिक सेशन एंड हो जाता है उसको बोलते हैं उत्सर्जन। और जब कंप्लीट एजुकेशन हो जाती है हमारी, एंड ऑफ स्टूडेंटशिप, जब बच्चा स्टूडेंटशिप से एंड हो जाता है यानी कि उसकी स्टूडेंटशिप, अब बच्चा विद्यार्थी नहीं रहा, उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मचर्य पीरियड उसका कंप्लीट हो चुका है, तो एक दीक्षांत समारोह होता है, कॉन्वोकेशन रिचुअल होता है जिसको बोलते हैं समावर्तन। तो समावर्तन संस्कार होता है। फिर आगे वाले जो संस्कार है जैसे विवाह संस्कार वगैरह, उनको हमको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ तक ही है तो यहीं तक हमको ध्यान रखना है। तो ये संस्कार है महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण संस्कार में उपनयन संस्कार हमको ध्यान रखना है, उपकर्मा ध्यान रखना है, उत्सर्जन और समावर्तन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और किस वर्ण की आयु उपनयन संस्कार की कितनी है ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होता था। जैसे वहाँ पर पढ़ाई होती थी, पढ़ाई के वहाँ पर कितने, जैसे पढ़ाई करने के बाद बच्चों का टेस्ट लिया जाता था जैसे अब वर्तमान समय में लेते हैं। तो उस समय ग्रेड के क्या कुछ कैसे बच्चों का मूल्यांकन किया जाता था। तो उसके लिए 3 प्रकार का मूल्यांकन होता था। पहला महाप्रजनन ग्रेड। महाप्रजनन ग्रेड क्या होते थे? स्टूडेंट्स ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी, जिन स्टूडेंट्स के पास हाईएस्ट उच्च बुद्धिमत्ता होती थी तो उनको महाप्रजनन ग्रेड दी जाती थी। फिर मध्य प्रजनन ग्रेड, इसमें क्या होता है? मीडियोकर एबिलिटी, जिनकी माध्यमिक बुद्धिमत्ता होती थी, मध्य वाली होती थी, ना तो ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा लो बल्कि बीच के होते थे, उनको मध्य प्रजनन ग्रेड मिलती थी। और एक अल्प प्रजनन ग्रेड, जो लोग एबिलिटी के व्यक्ति होते थे या स्टूडेंट होते थे उनको अल्प प्रजनन ग्रेड दी जाती थी। स्टडी इन एंशिएंट टाइम्स, जो पुराने समय में जो भी स्टडी की जाती थी, जितने भी पढ़ाई की जाती थी वो ओरल थी, मौखिक होती थी एंड थिंकिंग बेस्ड। जैसे वहाँ पर जो गुरु होता था, गुरु बच्चों को बताता रहता था मौखिक रूप से। और बाद में जो बच्चे थे उनकी जो गुरु की बातें होती थी उनको सोचते थे। इस प्रकार वहाँ स्टडी होती थी, वहाँ पढ़ाई होती थी। जैसे आज के समय में होता है कि टीचर बोलता है या बोर्ड से करवाता है, पहले ऐसा नहीं होता था बल्कि मौखिक ही होती थी हमारी पूरी एजुकेशन। और फिर स्टूडेंट उनको थिंकिंग करते थे, सोचते थे और फिर अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। तो ऐसे होती थी पुराने समय में एजुकेशन। अब हम देखते हैं रोल ऑफ टीचर्स। जो हमारा टीचर है उसका रोल क्या होता था? टीचर का रोल होता था सर्वोपरि, सबसे ऊंचा स्थान होता था गुरु का।
माता पिता के समान गुरु को समझा जाता था। गुरु एक मार्गदर्शक भी होता था, एक साथी भी होता था, और अब जहाँ पर उसके माता पिता से भी बढ़कर उसको भगवान का दर्जा गुरु को प्राचीन समय में दिया जाता था। तो गुरुओं के या अध्यापक के कुछ प्रकार भी होते थे कि अध्यापक कौन कौन से होते थे। जैसे एक होता है अध्यापक। अध्यापक का मतलब क्या होता है? ओनली इन्फॉर्मेशन शेयर, जो केवल ज्ञान या सूचनाओं को शेयर कर देता था, उसको बोलते थे अध्यापक। तो अध्यापक। फिर है पंडित। पंडित टू गिव अ डीप इंसाइट इनटू अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के अंदर गहन ज्ञान प्रदान करना, ये होता था पंडित। पंडित होता था एक सब्जेक्ट के अंदर गहन ज्ञान देने वाला। फिर एक है उपाध्याय। उपाध्याय इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों को कंबाइन करके बताने वाला, वो उसको बोलते थे उपाध्याय। फिर है आचार्य। आचार्य इंस्ट्रक्टर, जिसको जैसे अगर कोई आईटीआई से रिलेटेड है या किसी ने सुना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर कोई डिप्लोमा वगैरह दिया जाता है, तो वहाँ पर एक होता है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर क्या होता है कि स्किल सिखाने वाला होता है। स्किल सिखाने वाले को बोलते थे आचार्य या इंस्ट्रक्टर। फिर दृष्टता। दृष्टता का मतलब होता है विजनरी, दैट हैज़ अ विजनरी व्यू ऑन आ सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट का विजनरी, कि आगे चलकर इस सब्जेक्ट में क्या हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ विजनरी व्यू हो, तो उसको बोलते हैं दृष्टता। और गुरु, लीडिंग यू फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, आपको अंधकार से भविष्य की ओर ले जाने वाला होता है गुरु। तो इस प्रकार गुरु का रोल है वो सर्वोपरि बताया गया है प्राचीन समय में। और जैसे अध्यापक होता था, पंडित होता था, उपाध्याय, आचार्य, दृष्टता और गुरु। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिर जैसे हमको मिलान करना आता है कि गुरु क्या होता है, गुरु का काम क्या होता है, पंडित का क्या होता है, आचार्य का क्या होता है, तो हमको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है करिकुलम इन एंशिएंट टाइम्स। जैसे आज के समय में हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री हमने पढ़ ली, पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली, या साइकोलॉजी पढ़ लिया हमने, जैसे हिंदी, इंग्लिश वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था। जैसे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष पढ़ाई जाती थी, इकोनॉमिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, रिलीजियस एजुकेशन मेन फोकस, जो धार्मिक एजुकेशन होती थी उस पर मेन फोकस किया जाता था प्राचीन समय में। जियोलॉजी भी पढ़ाई जाती थी, इथोलॉजी, ह्यूमन यूजेनेसिस और मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। लेकिन जो धार्मिक एजुकेशन होती थी, रिलीजियस जो शिक्षा होती थी, रिलीजियस या धार्मिक शिक्षा, उस पर काफ़ी बल इस समय में दिया जाता था। अब है हमारा लास्ट पॉइंट, एम ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। जो हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, उसके उद्देश्य क्या क्या थे? यानी कि जो शिक्षा होती थी उसका मेन पर्पज क्या होता था? तो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मोक्ष, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता था मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति करना, ताकि जो भी व्यक्ति या स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त करे वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। करैक्टर शेपिंग होता था, ताकि हमारे करैक्टर का निर्माण हो सके। इम्पार्टिंग रिलीजियस नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज को बढ़ाया जा सके या सबको रिलीजियस नॉलेज दी जा सके। तो ये भी एक उद्देश्य होता था। स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज़, जो हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं उन पर बल दिया जाता था कि हमको समाज में ऐसे रहना चाहिए, ये हमारे कर्तव्य हैं और हमको इनका पालन करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी, ऑल राउंड पर्सनैलिटी का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, हेल्थ पर भी, फिजिकल पर भी, मेंटल हेल्थ और एजुकेशन, सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था, यानी कि सर्वांगीण विकास पर प्राचीन शिक्षा प्रणाली में बल दिया जाता था। प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिच कल्चर, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित करना, एंड प्रमोशन प्रमोट करना, ऑफ रिच कल्चर, जो हमारा रिच कल्चर है उसको प्रमोट करने पर और उसको सुरक्षित करने पर ध्यान देना भी हमारे प्राचीन एजुकेशन शिक्षा, जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है उसका मेन पर्पज होता था। तो यहाँ पर हमने की आज एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम एक छोटा सा ही टॉपिक तो नहीं कह सकते हम, लेकिन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जैसे वेद भी हमने पढ़े, थोड़े बहुत लिटरेचर भी हमने, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, वेद, सभी को हमने देखा
तो हमको इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और जब भी हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे हायर एजुकेशन का, तो हम ये देखेंगे कि इस्लामिक एजुकेशन कैसी होती है। फिर हम एक एक क्लास में एक एक टॉपिक को एंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा डे 2 और दूसरा टॉपिक हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कोई भी टॉपिक, जिस टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं, अगर वो टॉपिक की क्लास हम लेकर आएँ तो कमेंट ज़रूर करें, तो हम उस टॉपिक पर क्लास लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे जो आने वाले जून 2026 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।